शीतल सर्जरी के लिए तैयार थी। डॉ राकेश ने उसके दिमाग का स्कैन पूरा कर लिया था और करण, आर्यन और नेहा उसके साथ करण के फ्लैट में खड़े थे। शीतल ने डॉ राकेश से कहा, करो, मैं विक्रम के हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी। लेकिन तभी नेहा के लैपटॉप पर एक अलर्ट आया। विक्रम के दिल्ली वाले लैब से एक सिग्नल एक्टिवेट हुआ था। शीतल का दिल रुक गया। उसने नेहा की तरफ देखा और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। ये क्या है नेहा? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। नेहा ने स्क्रीन पर देखा और बोला, विक्रम ने तेरा चिप एक्टिवेट करने की कोशिश की है। सिग्नल अभी कमजोर है, लेकिन अगर वो मजबूत हो गया तो तू उसके कंट्रोल में चली जाएगी। आर्यन ने शीतल का हाथ पकड़ा और बोला, हमें अभी सर्जरी करनी होगी, जल्दी। डॉक्टर राकेश ने कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन ये जोखिम भरा है। अगर सिग्नल बीच में मजबूत हो गया तो मैं ऑपरेशन रोक नहीं सकता। करण ने गुस्से से बोला, तो क्या करे? विक्रम को रोकना होगा पहले। शीतल का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने नेहा से पूछा, सिग्नल कहाँ से आ रहा है? क्या हम उससे जाम कर सकते हैं? नेहा ने अपने लैपटॉप पर कुछ कमांड टाइप किए और बोला, ये दिल्ली के लैब से आ रहा है, लगभग 20 किलोमीटर दूर। मैं इन सिग्नल को जाम कर सकती हूँ, लेकिन मुझे वहां जाना होगा। रिमोट से ये संभव नहीं है। शीतल ने एक गहरी सांस ली और बोली, तो हम वहां जाएंगे। सर्जरी बाद में होगी, पहले विक्रम के सिग्नल को रोकना जरूरी है। आर्यन ने उसे रोकते हुए कहा, शीतल, ये पागलपन है। अगर चिप एक्टिवेट हो गया तो? शीतल ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी हिम्मत थी। मैं रोहन हूँ आर्यन, मैं हार नहीं मानूंगी, ना विक्रम से ना इस चिप से। करण ने अपने सुरक्षा गियर उठाए और बोले, ठीक है टीम, हम सब साथ चलेंगे। नेहा, तू सिग्नल जैमर तैयार कर। आर्यन, तू शीतल के साथ रहो, मैं लैब के सुरक्षा का प्लान बनाता हूँ। दोपहर के 1 बज रहे थे जब वो तीनों, शीतल, आर्यन, नेहा और करण, एक पुरानी जीप में दिल्ली के लैब की तरफ निकले। रास्ते में नेहा ने अपने लैपटॉप से सिग्नल को ट्रैक किया। ये एक पुराना औद्योगिक क्षेत्र है, उसने कहा। वहां सुरक्षा कड़ी होगी, लेकिन मैंने लैब का ब्लूप्रिंट हैक कर लिया है। एक बैक एंट्रेंस है जहां से हम घुस सकते हैं। करण ने अपने बैग से एक छोटा सा गन निकला और शीतल को दिया। इसे रख, जरूरत पड़ सकती है, उसने कहा। शीतल ने बंदूक हाथ में लिया, लेकिन उसका दिल कांप रहा था। क्या वो सच में विक्रम को मार देगी? लब के पास पहुंचते ही उन्हें जीप को एक दूर के पेड़ के पीछे छुपाया गया। नेहा ने सिग्नल जैमर को एक्टिवेट किया, लेकिन उसने कहा, यह सिर्फ 10 मिनट का बैकअप देगा। इससे ज्यादा नहीं, हमें जल्दी काम करना होगा। शीतल का सर हल्का सा दर्द करने लगा। चिप का सिग्नल अभी भी हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने आप को संभाला और बोला, चलो पीछे प्रवेश द्वार से अंदर। करण ने लीड लिया। उसके हाथ में एक बड़ा सा गन था और वो चुपके से लैब के पीछे की तरफ बढ़ गया। पिछला प्रवेश द्वार एक छोटा सा दरवाजा था जो एक पुराने बॉयलर रूम में खुला था। नेहा ने दरवाजे का लॉक हैक किया और वो अंदर घुसे। अंदर का महल अजीब था। बड़े बड़े पाइप, पुरानी मशीनें और एक हल्की सी गंध जो हवा में थी। शीतल का दिमाग चक्कर खा रहा था। सिग्नल का असर बढ़ रहा था। उसने आर्यन से कहा, अगर मैं कंट्रोल में चली गई तो मुझे रोकना चाहे कुछ भी करना पड़े। आर्यन ने उसे गुस्से से देखा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा शीतल। वो लोग बॉयलर रूम से आगे बढ़े और लैब के मुख्य क्षेत्र में पहुंचे। वहां एक बड़ा सा सेटअप था। एक नया प्रोजेक्ट, रीबर्थ पॉड, कंप्यूटर और एक बड़ा स्क्रीन जिसमें शीतल का डेटा चल रहा था। स्क्रीन पर लिखा था, विषय 1, शीतल शर्मा। चिप स्थिति, सक्रिय हो रहा है, 75% पूर्ण। शीतल का दिल रुक गया। नेहा ने जल्दी से अपना जैमर लैब के मुख्य सर्वर के पास लगाया और बोला, मैं सिग्नल को ब्लॉक कर रही हूँ, 5 मिनट लगेगा। लेकिन तभी एक आवाज आई, तुम लोग बहुत तेज हो। विक्रम वहां खड़ा था, उसके साथ 5 गार्ड और उसके हाथ में वही रिमोट का एक नया संस्करण। शीतल, तुझे लगा तू मुझसे भाग सकती है? उसने कहा और रिमोट का बटन दबाया। शीतल के सर में एक तेज दर्द हुआ और वो जमीन पे गिर गई। उसके दिमाग में विक्रम की आवाज गूंजने लगी, मुझे सुनो शीतल, सबको मार दो। आर्यन ने उसे पकड़ लिया और चिल्लाया, शीतल बालक, ये तू नहीं है। लेकिन शीतल के हाथ गन की तरफ बढ़ रहे थे। वो कंट्रोल खो रही थी। करण ने गार्ड्स पर फायर किया और एक छोटा सा युद्ध शुरू हो गया।
नेहा जैमर पे काम करती रही लेकिन गार्ड्स ने उसे घेर लिया। शीतल ने अपने आप को रोकने की कोशिश की। रोहन की यादें, आर्यन का प्यार, उसकी अपनी हिम्मत। उसने बंदूक को जमीन पर फेंक दिया और अपने सर को पकड़ लिया। नहीं विक्रम! उसने चिल्लाकर कहा, मैं तेरा कठपुतली नहीं हूँ। विक्रम ने गुस्से से रिमोट को जोर से दबाया, लेकिन तभी नेहा ने चिल्लाया, सिग्नल ब्लॉक हो गया। शीतल का दर्द एकदम से खत्म हो गया और वो वापस अपने होश में आई। आर्यन ने उसे संभाला और करण ने गार्ड्स को पीछे ढकेल दिया। शीतल ने विक्रम की तरफ देखा। वो अब भागने की कोशिश कर रहा था। रुक विक्रम! उसने कहा और उसके पीछे दौड़ी। विक्रम एक तरफ दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन शीतल ने उसे पकड़ लिया। दोनों के बीच एक हाथापाई शुरू हुई। विक्रम मजबूत था, लेकिन शीतल के अंदर रोहन की रूह थी। उसने विक्रम के हाथ से रिमोट छीना और उसे तोड़ दिया। विक्रम ने उसे धक्का दिया और बोला, तुम मुझे रोक नहीं सकती शीतल, मेरे पास और लैब्स है। शीतल ने उसे जमीन पर गिराया और बोला, नहीं विक्रम, ये तेरा अंत है। उसने करण की तरफ देखा और करण ने अपना गन विक्रम पे तीखा, लेकिन तभी विक्रम ने एक छोटा सा डिवाइस निकाला और बोला, तुम लोग हार गए। उसने डिवाइस एक्टिवेट किया और लैब में एक काउंटडाउन शुरू हो गया। 5 मिनट में पूरा लैब उड़ने वाला था। शीतल ने आर्यन, नेहा और करण को चिल्लाया, भागो! वो विक्रम को छोड़कर तीनों के साथ बाहर की तरफ दौड़ी। लब के बाहर निकलते ही एक जोर का धमाका हुआ। पूरा स्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया। शीतल ने पीछे देखा, विक्रम अंदर ही था और शायद मर गया था, लेकिन उसका दिल शांत नहीं था। क्या वो सच में मर गया था या ये उसका एक और प्लान था? नेहा ने कहा, सिग्नल खत्म हो गया, चिप अब सक्रिय नहीं हो सकता। लेकिन शीतल के सर में चिप अभी भी थी और उसे निकालना जरूरी था। वो लोग जीप में वापस बैठे और करण के घर की तरफ बढ़े। रास्ते में शीतल ने आर्यन से कहा, अगर विक्रम जिंदा है तो हमें उसके बाकी लैब्स को भी खत्म करना होगा। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, हम साथ में करेंगे शीतल, लेकिन पहले तू सुरक्षित हो जा। राकेश ने सर्जरी की तैयारी शुरू की। अब चिप निकलना जरूरी था। रात के 8 बज रहे थे जब वो करण के फ्लैट पर पहुंचे। शीतल थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चिंगारी थी। सर्जरी शुरू हुई। राकेश ने उसके दिमाग से चिप निकाल दी और ऑपरेशन सफल रहा। शीतल ने जब आंखें खोली तो आर्यन उसके पास बैठा था। तू ठीक है? उसने कहा, उसकी आवाज में प्यार था। शीतल ने मुस्कुरा दिया और बोला, अब मैं पूरी तरह से अपनी हूँ, रोहन और शीतल दोनों। लेकिन तभी नेहा ने कहा, मुझे एक और सिग्नल मिला गोवा के लैब से। विक्रम शायद जिंदा है। शीतल का दिल फिर से धड़का। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। शीतल ने आंखें खोली। सर्जरी सफल हो चुकी थी और चिप उसके दिमाग से निकल दिया था। आर्यन उसके पास बैठा था। उसकी आंखों में सुकून और प्यार था। तू ठीक है? उसने कहा। उसकी आवाज में एक गर्मी थी। शीतल ने मुस्कुरा दिया और बोला, अब मैं पूरी तरह से अपनी हूँ, रोहन और शीतल दोनों। लेकिन तभी नेहा ने अपने लैपटॉप से उनकी तरफ देखा और बोला, मुझे एक और सिग्नल मिला गोवा के लैब से। विक्रम शायद जिंदा है। शीतल का दिल फिर से धड़कने लगा। वो समझ गई, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन राकेश ने उससे रोका। शीतल, तुम्हें आराम चाहिए, सर्जरी अभी हुई है। शीतल ने उसे देखा और बोला, आराम का वक्त नहीं है डॉक्टर। अगर विक्रम जिंदा है तो वो रुकेगा नहीं, हमने उसे अभी रोकना होगा। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, शीतल तू अभी कमजोर है, हम तीनों जा सकते हैं, मैं, नेहा और करण। लेकिन शीतल ने उसका हाथ छोड़ दिया और खादी हो गई। नहीं आर्यन, ये मेरी लड़ाई है, मैं बिना लड़े नहीं रुकूंगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी तेजी थी। रोहन का जुनून अभी भी उसके अंदर जिंदा था। करण ने कहा, ठीक है शीतल, लेकिन हमें प्लान बनाने के लिए वक्त चाहिए। गोवा दूर है और अगर विक्रम वहां है तो वो तैयार होगा। नेहा ने अपने लैपटॉप पर गोवा के लैब का डेटा खोला और बोला, ये लैब एक पुराने बीच रिसोर्ट के नीचे है, अंडरग्राउंड सुरक्षा कड़ी है और वहाँ एक नया प्रोजेक्ट रीबर्थ पॉड भी हो सकता है। सिग्नल मजबूत है, मतलब विक्रम वहाँ सक्रिय है। शीतल ने डेटा देखा और बोला, तो हमें वहाँ जाना होगा जल्दी, लेकिन पहले हमें और लोग चाहिए। रात के 9 बज रहे थे जब वो लोग करण के फ्लैट में बैठे एक नया प्लान बनाने लगे। शीतल ने अपनी यादों से एक और नाम याद किया, रवि, रोहन का एक पुराना दोस्त जो अब गोवा में एक निजी अन्वेषक था। रवि हमारी मदद कर सकता है, उसने कहा।
वो जमीन पर काम करता है, हमें वहाँ का लेआउट और सुरक्षा का पता लगा सकता है। नेहा ने रवि का कांटेक्ट ढूंढा और एक कॉल किया। रवि ने जवाब दिया। कौन है ये इतनी रात को? शीतल ने फोन लिया और बोला, रवि, मैं शीतल हूँ। रोहन शर्मा की तरफ से बात कर रही हूँ, हमें तेरी मदद चाहिए। रवि एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, रोहन, वो तो मर गया था, तू कौन है और ये क्या मजाक है? शीतल ने सब कुछ जल्दी से समझा। रोहन की मौत, प्रोजेक्ट रीबर्थ और विक्रम का खतरा। रवि ने सुनते हुए कहा, ये पागलपन है, लेकिन अगर रोहन का नाम है तो मैं भरोसा करता हूँ। गोवा में एक अंडरग्राउंड लैब की बात मैंने सुनी थी। एक बड़े बिजनेसमैन के लिए काम चल रहा है। क्या ये विक्रम है? शीतल ने कहा। हाँ वही, हमें वहां जाना है, तू हमें गाइड कर सकता है? रवि ने कहा, ठीक है, कल सुबह तुम लोग यहाँ आओ, मैं तुम्हें लैब के पास मिलूंगा। गार्ड भाग गए और लैब खाली हो गया। शीतल ने पोर्ड को देखा, ये खत्म हो चुका था, लेकिन उसका दिल शांत नहीं था। उसने विक्रम को देखा जो जमीन पर पड़ा था और बोला, ये जिंदा है, हमें इसमें पुलिस के हवाले करना होगा। आर्यन ने उसे संभाला और बोला, अब सब खत्म हो गया शीतल। लेकिन नेहा ने कहा, रुको, मुझे एक और सिग्नल मिला। पुणे का लैब अभी भी एक्टिव है। शीतल का चेहरा सफेद पड़ गया। तो ये सच में खत्म नहीं हुआ? उसने कहा। रवि ने विक्रम को उठाया और बोला, इसे पुलिस को दो, मैं इसके साथ रहूंगा। तुम लोग पुणे जाओ। शीतल ने आर्यन की तरफ देखा और बोला, एक और लड़ाई बाकी है। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, हम साथ में लड़ेंगे हमेशा। शीतल, आर्यन और नेहा गोवा के लैब के खंडहर के पास खड़े थे। विक्रम जमीन पे बेहोश पड़ा था और रवि उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। शीतल ने आर्यन की तरफ देखा और बोला, एक और लड़ाई बाकी है। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, हम साथ में लड़ेंगे हमेशा। लेकिन नेहा का चेहरा अभी भी टेंशन में है। उसने अपने लैपटॉप पर एक नया सिग्नल देखा और बोला, पुणे का लैब अभी भी सक्रिय है। विक्रम शायद अकेला नहीं था, कोई और भी इस प्रोजेक्ट को चला रहा है। शीतल का दिल फिर से धड़कने लगा। उसने रवि से कहा, विक्रम को पुलिस के हवाले कर दो, हम पुणे जा रहे हैं, ये अब खत्म होना चाहिए। रवि ने विक्रम को जीप में बंद दिया और बोला, मैं इसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। तुम लोग जाओ और सावधान रहना, ये लड़ी बड़ी होती जा रही है। शीतल ने उसे हाँ में सर हिलाया, लेकिन उसका दिमाग एक नए सवाल में उलझा था। अगर विक्रम अकेला नहीं था तो उसका साथी कौन था? नेहा ने लैपटॉप बैंड किया और बोला, पुणे का लैब एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर है, सुरक्षा और भी कड़ी है, हमें और टूल्स और लोग चाहिए होंगे। आर्यन ने कहा, तो हम समीर को भी ले आते हैं, वो अब ठीक होगा। रात के 11 बज रहे थे जब वो गोवा से दिल्ली के लिए वापस निकले। फ्लाइट में शीतल चुप थी, उसके दिमाग में विक्रम की बात गूंज रही थी। तुमने ये खत्म नहीं किया शीतल। उसका क्या मतलब था कि प्रोजेक्ट रीबर्थ अब भी जिंदा था? दिल्ली पहुंचते ही वो अस्पताल गए। समीर अब ठीक था, उसका हाथ पट्टी में था, लेकिन वो चलने के काबिल था। मैंने कहा था ना, मुझे भी ले आना, उसने मुस्कुराकर कहा। शीतल ने उसे गले लगाया और बोला, अब हम पूरी टीम है समीर, पुणे में एक बड़ी लड़ाई बाकी है। सुबह के 6 बजे वो चरण, शीतल, आर्यन, नेहा और समीर पुणे के लिए ट्रेन में बैठ गए। रास्ते में नेहा ने पुणे के लैब का डेटा एनालिसिस किया। ये लैब एक स्टील फैक्ट्री के नीचे है, उसने कहा। वहाँ एक नया रास्ता है और सिग्नल से लगता है कि कोई और भी वहाँ काम कर रहा है। विक्रम शायद सिर्फ एक कठपुतली था। शीतल ने उसे देखा और बोला, तो असली मास्टरमाइंड कौन है? हमें ये पता लगाना होगा। समीर ने कहा, जो भी है हम उससे खत्म करेंगे, मेरे हाथ में अब भी दम है। पुणे पहुंचते ही वो लोग फैक्ट्री के पास एक छोटे से गेस्ट हाउस में रुके। नेहा ने अपने हैकिंग टूल से लैब का सिक्योरिटी सिस्टम चेक किया। 30 गार्ड, ड्रोन और एक एडवांस एआई जो लैब को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये रोहन का सॉफ्टवेयर है, शीतल ने कहा डेटा देखकर। लेकिन इसमें नए अपग्रेड हैं, किसी ने इसे और खतरनाक बना दिया। आर्यन ने उससे पूछा, तो हम कैसे अंदर जाएंगे? शीतल ने एक प्लान बनाया। नेहा, तू एआई को हैक कर, उसके अंदर रोहन का ओरिजिनल कोड है, मैं तुझे उसका एक्सेस दे सकती हूँ। समीर, तू विस्फोटक तैयार कर, हमें पॉड को उड़ाना होगा। करण ने हमें जो ट्रेनिंग दी वो काम आएगी। आर्यन, तू मेरे साथ रहेगा, हम मास्टरमाइंड तक जाएंगे। दोपहर के 2 बज रहे थे जब वो लोग फैक्ट्री के पास पहुंचे।
नेहा ने अपना लैपटॉप खोला और एआई को हैक करना शुरू किया। शीतल ने उसे आरोह कोड दिया, रोहन का मूल रहस्य, और नेहा ने उसे एआई के कोर में इंजेक्ट किया। काम कर रहा है, नेहा ने कहा। सुरक्षा ड्रोन अब कंफ्यूज हो गए हैं, हमें 20 मिनट का विंडो मिलेगा। समीर ने अपने बैग से एक बड़ा सा बम निकला और बोला, ये पोर्ट को उड़ा देगी, बस मुझे अंदर ले चलो। वो लोग फैक्ट्री के पीछे के प्रवेश द्वार से अंदर घुसे। वहां का माहौल भयानक था। बड़ी बड़ी मशीनें, तेज आवाजें और एक अजीब सी गर्मी। नेहा ने एआई को कंट्रोल में रखा जबकि समीर पॉड की तरफ बढ़ा। शीतल और आर्यन लैब के मुख्य ऑफिस की तरफ गए, वहां मास्टरमाइंड होगा। दरवाजा खुलते ही उन्हें देखा। एक औरत वहां खड़ी थी, उसके हाथ में एक टैबलेट और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कुराहट। शीतल, उसने कहा, तुम आखिरकार यहाँ तक पहुंच गई। शीतल ने उसे देखा। वो औरत जानी पहचानी लग रही थी। कौन हो तुम? उसने पूछा। औरत ने हंसा और बोला, मैं सोनिया हूँ, विक्रम की बहन और रोहन की छोटी बुआ। तूने मेरे भाई को जेल में डाल दिया, लेकिन ये प्रोजेक्ट मेरा था। प्रोजेक्ट रीबर्थ मेरी सोच थी, मौत को हराने का मेरा सपना। शीतल का दिल रुक गया। तो तुमने मुझे वापस लाया, विक्रम नहीं, तुम थी इसके पीछे? सोनिया ने हाँ में सारा हिलाया और बोला, हाँ शीतल, विक्रम मेरा कठपुतली था, मैं असली मास्टरमाइंड हूँ, और अब तुम मेरी सबसे बड़ी सफल हो। आर्यन ने सोनिया पर गन तीखी, लेकिन उसने टैबलेट पर एक बटन दबाया और लैब में एक अलार्म बजा। तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, उसने कहा। गार्ड अंदर आए और एक बड़ा युद्ध शुरू हो गया। शीतल ने सोनिया पर झपट पड़ी, लेकिन सोनिया तेज थी। उसने शीतल को धक्का दिया और ऑफिस के पीछे एक छोटे से दरवाजे से भागने की कोशिश की। शीतल ने उसके पीछे दौड़ते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकती सोनिया। समीर ने पॉड के पास बम सेट किया, लेकिन गार्ड्स ने उसे घेर लिया। नेहा ने एआई को क्रैश कर दिया और ड्रोन जमीन पर गिर गए। शीतल और सोनिया के बीच एक हाथापाई शुरू हुई। सोनिया के हाथ में एक छोटा सा गुण था, लेकिन शीतल ने उसे छीन लिया। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की, शीतल ने चिल्लाया और सोनिया को जमीन पर गिराया। सोनिया ने हंसा और बोला, तूने मेरा एक लब खत्म किया, लेकिन मेरे पास और है, ये खत्म नहीं हुआ। तभी आर्यन ने सोनिया के सर पे एक जोर का धक्का मारा और वो बेहोश हो गई। समीर ने चिल्लाया, बम सेट हो गया, 5 मिनट में ये सब उड़ जाएगा। शीतल ने सोनिया को छोड़ दिया और आर्यन के साथ भागी। नेहा और समीर भी उनके साथ लैब से बाहर निकले। 5 मिनट बाद एक जोर का धमाका हुआ। पूरा लब खाक में मिल गया और सोनिया उसके अंदर ही थी। बाहर निकलते ही शीतल ने सांस ली। क्या ये सच में खत्म हुआ? उसने आर्यन से पूछा। नेहा ने अपना लैपटॉप पे चेक किया, कोई सिग्नल नहीं। लगता है अब सब खत्म हो गया, उसने कहा। समीर ने मुस्कुराकर कहा, हमने कर दिखाया टीम। लेकिन शीतल का दिल शांत नहीं था। उसने सोनिया की आखिरी बात याद की, मेरे पास और है। क्या सच में कोई और लैब था? वो लोग गेस्ट हाउस वापस आ गए। शीतल ने आर्यन को गले लगाया और बोला, तुम सबके बिना मैं ये नहीं कर सकती थी। आर्यन ने उसे देखा और बोला, अब तू सुरक्षित है शीतल, अब हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं। नेहा ने कहा, मैं पुलिस को सूचित करूंगी, विक्रम और सोनिया के अपराधों का पूरा रिकॉर्ड उन्हें दे दूंगी। समीर ने कहा, और मैं थोड़ी छुट्टी लूंगा। ये एडवेंचर काफी था। रात के 10 बज रहे थे जब शीतल बालकनी में बैठी थी। आर्यन उसके पास आया। क्या सोच रही है? उसने पूछा। शीतल ने उसे देखा और बोला कि शायद ये खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब मैं डरती नहीं, मैं लड़ूंगी चाहे कुछ भी हो। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, और मैं तेरे साथ रहूंगा हमेशा। उस रात शीतल को लगा जैसे रोहन का बदला पूरा हो गया था, लेकिन एक छोटा सा शक अभी भी उसके दिल में था। क्या सच में सब खत्म हो गया था? शीतल बालकनी में बैठी थी, आर्यन उसके पास था, उसका हाथ उसके हाथ में था। रात के 10 बज रहे थे और पुणे के गेस्ट हाउस की हवा में एक अजीब सी शांति थी। शीतल ने आर्यन की तरफ देखा और बोला कि शायद ये खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब मैं डरती नहीं, मैं लड़ूंगी चाहे कुछ भी हो। आर्यन ने उसका हाथ जोर से पकड़ा और बोला, और मैं तेरे साथ रहूंगा हमेशा। उस रात शीतल को लगा जैसे रोहन का बदला पूरा हो गया था, लेकिन एक छोटा सा शक अभी भी उसके दिल में था। क्या सच में सब खत्म हो गया था? सोनिया की आखिरी बात,
मेरे पास और है, उसके कानों में गूंज रही थी। सुबह के 6 बजे शीतल उठी। गेस्ट हाउस में नेहा अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। समीर अपने हाथ को धीरे धीरे हिला रहा था और आर्यन चाय बना रहा था। शीतल ने नेहा से पूछा, कोई सिग्नल मिला? नेहा ने स्क्रीन पे देखा और बोला, नहीं, अभी सब शांत है। विक्रम जेल में है, सोनिया मर चुकी है और 3 लैब्स खत्म हो गए हैं। लेकिन उसने रुककर शीतल की तरफ देखा। मुझे एक एन्क्रिप्टेड फाइल मिली सोनिया के सर्वर से। इसे क्रैक करने में वक्त लगेगा। शीतल का दिल फिर से धड़का। इसे जल्दी खोलो, उसने कहा। अगर सोनिया के पास और लैब्स थे तो हमें पता होना चाहिए। नेहा ने फाइल को डिक्रिप्ट करना शुरू किया और समीर ने कहा, अगर और लैब है तो हमें पुलिस को शामिल करना चाहिए। हम कितना लड़ सकते हैं? शीतल ने उसे देखा और बोला, पुलिस विक्रम तक पहुंच गई, लेकिन सोनिया का नेटवर्क बड़ा था। हमें खुद ये खत्म करना होगा, वरना ये कभी खत्म नहीं होगा। आर्यन चाय के कप ले आया और बोला, शीतल सही कह रही है, लेकिन हमें अब स्मार्टली काम करना होगा और लड़ाइयों से। दोपहर के 12 बज रहे थे जब नेहा ने फाइल को क्रैक कर लिया। उसने स्क्रीन पर डेटा खोला। एक सूची थी जिसके 4 और स्थान जैसे हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई और कोलकाता। हर स्थान के साथ एक नोट था, परियोजना पुनर्जन्म चरण 2। शीतल का चेहरा सफेद पड़ गया। 2 चरण? उसने पूछा। नेहा ने फाइल को स्क्रॉल किया और बोला, ये सोनिया का बैकअप प्लान था। विक्रम को जेल भेजकर उसने सोचा था कि वो अपने आप को छुपा लेगी, लेकिन उसके पास एक और टीम थी। वैज्ञानिक, हैकर्स और गार्ड। ये लैब्स छोटे हैं लेकिन एक्टिव हैं। समीर ने गुस्से से कहा, तो हमने इतना कुछ किया और अब भी खत्म नहीं हुआ? शीतल ने उसे शांत करते हुए कहा, नहीं समीर, हमने उनका मेन स्ट्रक्चर तोड़ दिया। विक्रम और सोनिया दोनों गए। ये लैब्स छोटे हैं और हम इन्हें एक एक करके खत्म कर सकते हैं, आर्यन ने कहा। लेकिन पहले हमें सबूत चाहिए, पुलिस के लिए, मीडिया के लिए। अगर हम ये एक्सपोज कर दें तो सोनिया का नेटवर्क खुद बर्बाद हो जाएगा। शीतल ने प्लान बनाया। नेहा, तू हर लैब का डेटा हैक कर, उनके ऑपरेशंस, स्टाफ और इक्विपमेंट की डिटेल्स। आर्यन, तू रवि से बात कर, वो पुलिस के साथ विक्रम का केस हैंडल कर रहा है। उसे कहने की ये नई जानकारी उन तक पहुंचाएगी। समीर, तू अपने कॉन्टैक्ट से मीडिया तक ये बात लीक कर, लेकिन गुमनाम रूप से। मैं एक लिस्ट बनाती हूँ कौन सा लैब पहले टैकल करना है। टीम ने हाँ में सारा हिलाया और काम शुरू हो गया। नेहा ने 3 घंटे में हैदराबाद के लैब का डेटा हैक कर लिया। वहां एक छोटा सा पॉड था और 5 वैज्ञानिक काम कर रहे थे। ये सबसे कमजोर लैब है, उसने कहा। अगर हम इसे पहले खत्म कर दें तो बाकी पे प्रेशर बढ़ेगा। शीतल ने कहा, तो हम हैदराबाद से शुरू करेंगे, लेकिन इस बार हम सीधा हमला नहीं करेंगे। हमें सबूत चाहिए। आर्यन ने रवि को कॉल किया और रवि ने कहा, मैं पुणे पुलिस के साथ हूँ। विक्रम कबूल कर रहा है। ये नया डेटा भेजो, मैं इसे सीबीआई तक पहुँचाऊंगा। रात के 8 बजे वो लोग हैदराबाद के लिए ट्रेन में बैठ गए। शीतल के दिमाग में एक नई चिंता थी। क्या सोनिया के साथी उसके बारे में जानते थे? ट्रेन में वो चुप थी, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तू थक गई है शीतल, अब हमें टीम पर भरोसा करना होगा। शीतल ने उसे देखा और बोला, मुझे डर है आर्यन कि ये कभी खत्म नहीं होगा। हर बार लगता है कि हम जीत गए, लेकिन एक नया खतरा सामने आ जाता है। आर्यन ने उसे गले लगाया और बोला, ये खत्म होगा शीतल, हम सब साथ हैं, तू अकेली नहीं है। नेहा ने पीछे से कहा, हैदराबाद का लैब एक्सपोज करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। वैज्ञानिकों के नाम, पॉड फुटेज, सब कुछ। इसे मीडिया को लीक कर दूंगी जैसे ही हम वहां पहनेंगे। समीर ने कहा, मेरे एक दोस्त ने एक न्यूज चैनल पर बात की है, वो इसे नेशनल स्टोरी बना देगा। सुबह के 5 बजे वो हैदराबाद पहुंचे। लैब एक पुराना आईटी पार्क के नीचे था। बाहर से सामान्य ऑफिस लगता था, लेकिन अंदर एक गुप्त बेसमेंट था। नेहा ने अपने लैपटॉप से लैब का सिक्योरिटी सिस्टम हैक किया। कैमरे बंद हो गए और वो लोग अंदर घुसे। शीतल ने एक छोटा सा कैमरा अपने जैकेट में लगाया। हर चीज रिकॉर्ड हो रही थी। बेसमेंट में पॉड था और 5 वैज्ञानिक काम कर रहे थे। शीतल ने उन्हें देखा। वो लोग सामान्य लग रहे थे, लेकिन उनके हाथों में रोहन का सॉफ्टवेयर चल रहा था। कौन हो तुम लोग? एक वैज्ञानिक ने पूछा उन्हें देखकर।
शीतल ने कहा, हम यहाँ प्रूफ लेने आए हैं। तुम लोग सोनिया शर्मा के लिए काम कर रहे हो और ये प्रोजेक्ट रीबर्थ अवैध है। वैज्ञानिक चौंक गए और एक ने अपना फोन उठाया, शायद अलार्म बजाने के लिए, लेकिन समीर ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और बोला, रुको, हमें बस ये रिकॉर्ड करना है। नेहा ने पॉड का डेटा डाउनलोड किया और शीतल ने कैमरे से सब कुछ कैप्चर किया। तभी लैब में एक आवाज गूंजी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक आदमी वहां खड़ा था, लंबा, चेहरा छुपा हुआ और हाथ में एक बंदूक। शीतल ने उसे देखा, वो सोनिया का कोई साथी था। कौन हो तुम? उसने पूछा। आदमी ने मुखौटा उतारा। ये विक्रम का पुराना दोस्त था, राजेश, जो शर्मा इनोवेशन का सह संस्थापक था। सोनिया ने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया था, उसने कहा। विक्रम फेल हो गया लेकिन मैं नहीं हारूंगा। आर्यन ने राजेश पर गन तीखी, लेकिन उसने कहा, गोली चलेगी तो ये लब उड़ जाएगी, यहाँ विस्फोटक है। शीतल ने आर्यन को रोका और राजेश से बोला, तुम हार चुके हो राजेश, ये वीडियो मीडिया तक पहुंच जाएगा, तुम्हारा गेम खत्म है। राजेश ने हंसा और बोला, तुम्हें लगता है मीडिया मुझे रोक देगी? मेरे पास पावर है, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नेहा ने वीडियो अपलोड कर दिया। एक न्यूज चैनल पर लाइव स्ट्रीम शुरू हो गया। राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। शीतल ने कहा, अब पुलिस यहाँ आएगी राजेश, तुम भाग नहीं सकते। राजेश ने बंदूक नीचे किया और भागने की कोशिश की, लेकिन समीर ने उसे पकड़ लिया। वैज्ञानिकों ने भी हाथ उठा दिए, वो डर गए थे। 10 मिनट बाद पुलिस लैब में घुसी। रवि ने सीबीआई को सूचित कर दिया था और वो लोग वहां पहुंच गए। राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया और लैब सील हो गई। बाहर निकलते ही शीतल ने सांस ली। समाचार चैनलों पर कहानी चल रही थी, शर्मा इनोवेशन का अवैध प्रयोग उजागर। नेहा ने कहा, बैंगलोर, चेन्नई और कोलकाता के लैब्स अब खुद बंद हो जाएंगे, ये एक्सपोजर उन्हें बर्बाद कर देगा। समीर ने मुस्कुराकर कहा, हमने कर दिखाया शीतल। आर्यन ने उसे गले लगाया और बोला, अब सच में खत्म हुआ। लेकिन शीतल का दिल शांत नहीं था। उसने डायरी निकाली और एक आखिरी एंट्री लिखी, आज हमने सोनिया का नेटवर्क खत्म किया। विक्रम, सोनिया, राजेश सब गए, लेकिन क्या ये सच में अंत है? मैं अब शीतल हूँ, लेकिन रोहन का हिस्सा अभी भी मुझ में जिंदा है। उसने आर्यन की तरफ देखा और बोला, क्या हम अब नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं? आर्यन ने उसे देखा और बोला, हाँ शीतल, अब वक्त है अपने लिए जीने का। रात के 9 बज रहे थे जब वो लोग पुणे से मुंबई वापस आए। शीतल ने अपने छोटे से फ्लैट में कदम रखा, वो घर जहां ये सब शुरू हुआ था। उसने खिड़की खोली और मुंबई की हवा उसके चेहरे पे लगी। आर्यन उसके पास आया और बोला, अब क्या करना चाहती है? शीतल ने मुस्कुरा दिया और बोला, एक नई शुरुआत। रोहन का बदला पूरा हुआ, अब शीतल की जिंदगी जीती है। लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, अज्ञात नंबर से, तुमने एक चैप्टर खत्म किया लेकिन किताब अभी बाकी है। शीतल का हाथ कांप गया। क्या ये सच में खत्म नहीं हुआ था? शीतल ने खिड़की खोली। मुंबई की हवा उसके चेहरे पे लगी और उसके दिल में एक नई शांति थी। आर्यन उसके पास खड़ा था, उसकी आंखों में सुकून था। अब क्या करना चाहती है? उसने पूछा। शीतल ने मुस्कुरा दिया और बोला, एक नई शुरुआत। रोहन का बदला पूरा हुआ, अब शीतल की जिंदगी जीती है। लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, अज्ञात नंबर से, तुमने एक चैप्टर खत्म किया लेकिन किताब अभी बाकी है। शीतल का हाथ कांप गया। उसने आर्यन की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुराना डर वापस आ गया था। ये क्या है आर्यन? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक थरथराहट थी। क्या ये सच में खत्म नहीं हुआ? आर्यन ने फोन उसके हाथ से लिया और मैसेज भेजा। उसके चेहरे पर टेंशन आ गई। ये कौन भेज रहा है? उसने कहा और नंबर को चेक किया। अज्ञात, पता नहीं चल सका। शीतल ने एक गहरी सांस ली और बोला, हमें नेहा को बताना होगा, वो इसे ट्रैक कर सकती है। रात के 9 बजते ही शीतल का दिल शांत नहीं था। उसने नेहा को कॉल किया और नेहा ने तुरंत जवाब दिया। शीतल, क्या हुआ? तुम ठीक हो? शीतल ने मैसेज के बारे में बताया और नेहा का टोन सीरियस हो गया। मैं अभी तुम्हारे घर आती हूँ, अपना लैपटॉप ले आती हूँ, ये कोई मजाक नहीं लगता। 15 मिनट बाद नेहा गेस्ट हाउस से शीतल के फ्लैट पर पहुंची। उसके हाथ में लैपटॉप और एक छोटा सा हैकिंग डिवाइस था। समीर भी उसके साथ था। वो अब ठीक था लेकिन उसका हाथ अभी भी पट्टी में था।
ये क्या नया तमाशा है? समीर ने पूछा, लेकिन उसकी आवाज में चिंता थी। शीतल ने उन्हें मैसेज दिखाया और नेहा ने लैपटॉप खोलकर नंबर ट्रेस करना शुरू किया। ये एक एन्क्रिप्टेड सर्वर से आया है, उसने कहा। इसे ट्रैक करने में वक्त लगेगा। शायद एक इंटरनेशनल प्रॉक्सी का इस्तेमाल किया गया है। आर्यन ने शीतल के कांधे पर हाथ रखा और बोला, तुम टेंशन मत लो। हमने विक्रम, सोनिया और राजेश को खत्म किया। ये शायद कोई बेकरार की धमाका है। लेकिन शीतल का दिल मान नहीं रहा था। उसने नेहा से पूछा, क्या ये सोनिया के नेटवर्क का कोई बाकी हिस्सा हो सकता है? नेहा ने स्क्रीन पर देखते हुए कहा, संभव है। सोनिया के पास बड़ा नेटवर्क था। हो सकता है कोई और उसका काम आगे बढ़ रहा हो। समीर ने कहा, तो हमें फिर से लड़ना होगा। मैं थक गया हूँ, शीतल। शीतल ने उसे देखा और बोला, मुझे भी थकन हो रही है समीर, लेकिन अगर ये खत्म नहीं हुआ तो हम कभी चैन से नहीं जी सकते। नेहा ने एक ब्रेक थ्रू मिला। सिग्नल एक पुराने सर्वर से आया था जो लंदन में पंजीकृत था। लंदन? शीतल ने हैरानी से पूछा, सोनिया का नेटवर्क इतना बड़ा था? नेहा ने कहा, हाँ, और ये सिग्नल प्रोजेक्ट रीबर्थ के एक नए संस्करण से जुड़ा है, चरण 3। ये सोनिया के नोट से भी आगे का है। शीतल का दिमाग चक्कर खा रहा था। चरण 3, उसने सोचा। ये क्या नया पागलपन है? उसने नेहा से कहा, हमें इसके पीछे का सच पता लगाना होगा अभी। नानित नेहा ने सर्वर को हैक करना शुरू किया और कुछ घंटों के बाद उसने एक फाइल खोली। उसमें एक वीडियो था। वीडियो में एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा छुपा हुआ और उसकी आवाज विकृत थी। शीतल शर्मा, उसने कहा, तुमने बहुत कुछ बर्बाद किया, विक्रम, सोनिया, राजेश, लेकिन प्रोजेक्ट रीबर्थ मेरा है। मैं इसका असली क्रिएटर हूँ। तुमने सिर्फ शुरुआत देखी है। फेज 3 तुम्हें और दुनिया को बदल देगा। वीडियो बैंड हुआ और शीतल का दिल रुक गया। ये कौन था? आर्यन ने पूछा। नेहा ने कहा, इसका आईपी लंदन से है, लेकिन ये कोई बड़ा खिलाड़ी है, सोनिया से भी ऊपर। हमें इसके बारे में और पता लगाना होगा। समीर ने गुस्से से कहा, तो अब क्या, हम लंदन जाएंगे? शीतल ने एक पल सोचा और बोला, नहीं, पहले हमें यहाँ के बंधन बंद करने होंगे। विक्रम जेल में है, उससे बात करनी होगी। वो इस आदमी को जानता होगा। सुबह के 5 बजे शीतल, आर्यन, नेहा और समीर मुंबई सेंट्रल जेल के लिए निकले। रवि ने उन्हें वहां मिलने का बंदोबस्त किया। वो अब सीबीआई के साथ काम कर रहा था। जेल के पूछताछ कक्ष में विक्रम बैठा था। उसके चेहरे पर थकन थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक थी। शीतल, उसने मुस्कुराकर कहा, तुम फिर आई, क्या चाहिए अब? शीतल ने उसे सामने फोन रखा और वीडियो चलाया। विक्रम ने देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये कौन है विक्रम? शीतल ने पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा था। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और बोला, तुमने उसे छेड़ दिया शीतल। ये मार्कस है, मार्कस क्लेन। वो एक इंटरनेशनल टेक मुगल है और प्रोजेक्ट रीबर्थ उसकी सोच थी। मैं और सोनिया उसकी कठपुतली है। वो असली मास्टरमाइंड है। शीतल ने उसे गौर से देखा और बोला, तो तुमने मुझे इसके लिए वापस लाया? विक्रम ने हाँ में सारा हिलाया और बोला, हाँ, मार्कस चाहता था कि हम एक परफेक्ट सब्जेक्ट बनाएं लेकिन जब तुमने हमने बर्बाद किया तो उसने अपना प्लान आगे बढ़ाया। आर्यन ने गुस्से से कहा, और तुमने हमें बताया नहीं? विक्रम ने हंसा और बोला, मैं क्यों बताता? तुमने मेरी जिंदगी खत्म कर दी, अब मार्कस तुम्हें खत्म करेगा। शीतल ने उसका कॉलर पकड़ा और बोला, वो कहाँ है? मुझे सच बता। विक्रम ने उसे छुड़ाते हुए कहा, लंदन में, उसके मुख्यालय में। लेकिन तुम वहां नहीं पहुंच सकते। उसके पास एक साम्राज्य है। सरकारें भी उसके नियंत्रण में हैं। जेल से बाहर निकलते ही शीतल ने टीम को बताया, मार्कस क्लेन, उसने कहा, ये असली दुश्मन है। हमें लंदन जाना होगा। नेहा ने कहा, लेकिन उसके पास इतना पावर है, हम कैसे लड़ेंगे? समीर ने कहा, हमें और लोग चाहिए, एक बड़ी टीम। आर्यन ने शीतल को देखा और बोला, ये खतरनाक है शीतल। क्या हम सच में ये कर सकते हैं? शीतल ने उसे देखा और बोला, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है आर्यन। मार्कस ने मेरी जिंदगी शुरू की, मैं इसे खत्म करूंगी। दोपहर के 2 बजे वो लोग रवि से मिले। वो सीबीआई के ऑफिस में था। शीतल ने उसे सब बताया और रवि ने कहा, मार्कस क्लेन का नाम मैंने सुना है। वह एक अछूत आदमी है, लेकिन अगर तुम ये लड़ाई लड़ना चाहती हो तो सीबीआई तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर नहीं।
मैं तुम्हें अनौपचारिक संसाधन दे सकता हूँ। शीतल ने कहा, बस हमें लंदन तक पहुंचने का रास्ता चाहिए, बाकी हम खुद संभाल लेंगे। रवि ने एक प्राइवेट जेट का बंदोबस्त किया, एक सीबीआई मुखबिर के माध्यम से। रात के 8 बजे शीतल, आर्यन, नेहा, समीर और रवि लंदन के लिए निकल गए। फ्लाइट में शीतल ने मार्कस के बारे में रिसर्च किया। वो एक टेक अरबपति था जिसका क्लेन इंडस्ट्रीज नाम का साम्राज्य था। उसकी लैब्स दुनिया भर में थी और प्रोजेक्ट रीबर्थ उसका गुप्त हथियार था। नेहा ने कहा, अगर हम उसके मुख्यालय में घुस सके तो हम उसका पूरा नेटवर्क एक्सपोज कर सकते हैं। लंदन पहुंचते ही वो लोग एक छोटे से सेफ हाउस में रुके। नेहा ने क्लेन इंडस्ट्रीज के सर्वर को हैक करना शुरू किया और एक ब्लूप्रिंट मिला। मुख्यालय एक बड़ा सा बिल्डिंग था, लेकिन उसके नीचे एक सीक्रेट लैब था। यहाँ फेज 3 चल रहा है, नेहा ने कहा। शीतल ने ब्लूप्रिंट देखा और बोला, हमें अंदर जाना होगा और मार्कस को रोकना होगा। समीर ने कहा, लेकिन सुरक्षा कैसी होगी, हम कैसे घुसेंगे? रवि ने कहा, मेरे पास एक योजना है, मैं एक नकली पहचान बना सकता हूँ। तुम लोग क्लेन इंडस्ट्रीज के कर्मचारी बनकर अंदर जाओगे। नेहा ने फर्जी आईडी तैयार की और सुबह के 7 बजे वो लोग क्लेन इंडस्ट्रीज के मुख्यालय के सामने पहुंचे। शीतल ने एक गहरी सांस ली। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई थी। वो लोग अंदर घुसे। सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन आईडी काम कर गए। नेहा ने अपने लैपटॉप से बिल्डिंग का एआई हैक किया और वो सीक्रेट लैब की तरफ बढ़े। लैब में एक बड़ा सा पॉड था और मार्कस वहां खड़ा था। उसके साथ वैज्ञानिकों की एक टीम थी। उसने शीतल को देखा और बोला, तो तुम आ गई शीतल, मैं जानता था तुम रुकोगी नहीं। शीतल ने उसे गुस्से से देखा और बोला, तूने मेरी जिंदगी बनाई मार्कस, अब मैं इसे तुझसे छीनूंगी। मार्कस ने हंसा और बोला, ये मेरी दुनिया है, तुम कुछ नहीं कर सकती। उसने एक बटन दबाया और लैब में एक अलार्म बजा। गार्ड अंदर आए। एक बड़ा युद्ध शुरू हुआ। करण ने गार्ड्स पर फायर किया। नेहा ने पॉड का सिस्टम क्रैश करने की कोशिश की और शीतल मार्कस पे झपट पड़ी। मार्कस के हाथ में एक रिमोट था, लेकिन शीतल ने उसे छीन लिया। ये खत्म होगा मार्कस, उसने कहा और रिमोट तोड़ दिया। मार्कस ने उसे धक्का दिया और बोला, तुमने कुछ नहीं जीता, फेज 3 अभी भी जिंदा है। लेकिन नेहा ने चिल्लाया, सिस्टम क्रैश हो गया, पूरा नेटवर्क डाउन है। मार्कस का चेहरा सफेद पड़ गया। शीतल ने उसे जमीन पर गिराया और बोला, तेरा गेम खत्म मार्कस। रवि ने सीबीआई के लंदन कॉन्टैक्ट्स को बुलाया और पुलिस लैब में घुसी। मार्कस को गिरफ्तार कर लिया गया और लैब सील हो गई। शीतल ने सांस ली। क्या ये सच में खत्म था? शीतल ने सांस ली। मार्कस क्लेन जमीन पे पड़ा था। उसके हाथों में हथकड़ी थी और क्लेन इंडस्ट्रीज का सीक्रेट लैब पुलिस के कब्जे में था। नेहा ने पॉड का सिस्टम क्रैश कर दिया था। आर्यन उसके पास खड़ा था और रवि सीबीआई के लंदन संपर्कों के साथ मार्कस को ले जा रहा था। शीतल ने लैब के खंडहर को देखा। चरण 3, प्रोजेक्ट रीबर्थ का आखिरी हिस्सा अब खत्म हो चुका था। वो थक गई थी, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था। रोहन का बदला पूरा हो गया था और शीतल अब अपनी जिंदगी जी सकती थी, लेकिन उसका आदमी शांत नहीं था। मार्कस की आंखों में जो अजीब सी चमक थी वो उसे परेशान कर रही थी। लब से बाहर निकलते ही शीतल ने आर्यन की तरफ देखा। क्या ये सच में खत्म हुआ आर्यन? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की सी बेचैनी थी। आर्यन ने उसके कांधे पे हाथ रखा और बोला, हाँ शीतल, विक्रम, सोनिया, राजेश, मार्कस सब गए, अब हम फ्री हैं। नेहा ने अपना लैपटॉप बैंड किया और कहा, मैंने मार्कस का पूरा नेटवर्क एक्सपोज कर दिया। मीडिया, सरकारें, सबके पास प्रूफ है। क्लेन इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी है। समीर ने मुस्कुरा कर कहा, और मैं बोलता हूँ अब हमें छूट लेनी चाहिए। ये एडवेंचर मेरी जिंदगी के लिए काफी था। वो लोग सेफ हाउस वापस आए। लंदन की ठंडी हवा उनके चेहरे पे लग रही थी। शीतल ने खिड़की के पास बैठकर सोचा, क्या सच है कि सब खत्म हो गया था? मार्कस की बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। तुमने कुछ नहीं जीता, चरण 3 अभी भी जिंदा है। उसका क्या मतलब था कि कोई और भी था? उसने अपने फोन को चेक किया। वही अज्ञात नंबर से एक नया संदेश आया था। तुमने मार्कस को पकड़ा, लेकिन मैं अभी बाकी हूँ। ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। शीतल का हाथ कांप गया। ये किसकी आवाज थी? उसने जल्दी से नेहा को बुलाया। नेहा, ये देखो। उसने फोन उसके हाथ में दिया। नेहा ने मैसेज पढ़ा और तुरंत अपना लैपटॉप खोला।
ये सिग्नल भी एन्क्रिप्टेड है, लेकिन इस बार ये लंदन से नहीं स्विट्जरलैंड से आ रहा है, उसने कहा। आर्यन ने गुस्से से कहा, तो अब क्या? एक और दुश्मन? हम कब तक लड़ते रहेंगे? समीर ने अपना सारा पकड़ लिया और बोला, मुझे लगा था हम जीत गए, ये क्या नया तमाशा है? शीतल ने उन्हें शांत करते हुए कहा, रुको, हमें घबराना नहीं है। ये शायद मार्कस का कोई साथी है जो हमें डराना चाहता है, लेकिन हम इस बार पहले से तैयार होंगे। नेहा ने सिग्नल को ट्रेस करना शुरू किया और कुछ देर बाद उसने कहा, ये स्विट्जरलैंड के एक प्राइवेट सर्वर से आया है, ज्यूरिक के पास, लेकिन इसका सोर्स एक शेल कंपनी से कनेक्टेड है, एटर्ना सॉल्यूशंस। इसका नाम सुना हुआ लगता है। शीतल ने अपनी यादों में खोजने की कोशिश की। रोहन के वक्त से कुछ याद आया। एटर्ना सॉल्यूशंस, उसने धीरे से बोला। ये मार्कस का एक पुराना पार्टनर था। रोहन ने इसका नाम एक मीटिंग में सुना था, लेकिन हमें लगा था ये कंपनी बंद हो चुकी है। नेहा ने रिसर्च किया और बोला, नहीं, ये अभी भी एक्टिव है, लेकिन अंडरग्राउंड। इनका एक लैब ज्यूरिक में हो सकता है। शीतल ने फैसला किया, हमें ज्यूरिक जाना होगा। अगर ये प्रोजेक्ट रीबर्थ का कोई और हिस्सा है, तो हमें इसे खत्म करना होगा, एक बार और हमेशा के लिए। आर्यन ने उसे रोकते हुए कहा, शीतल, तू अभी सर्जरी से उठी है, तू कितना लड़ेगी? शीतल ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंगारी थी। जब तक ये खत्म नहीं होता आर्यन, मैं रुकूंगी नहीं। ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे अपने हाथों से छीनूंगी। सुबह के 7 बजे वो लोग लंदन से ज्यूरिक के लिए फ्लाइट में बैठ गए। रवि ने कहा, मैं लंदन में रहूंगा, मार्कस के केस को संभालना है, लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल करना। शीतल ने उसे हाँ में सर हिलाया, लेकिन उसका दिमाग एक नए खतरे में उलझा था। एटर्ना सॉल्यूशंस का मतलब क्या है? फ्लाइट में नेहा ने अनंत काल के बारे में और रिसर्च किया। ये एक बायोटेक कंपनी थी जो आधिकारिक तौर पर जीन थेरेपी पर काम करती थी, लेकिन उसके रिकॉर्ड्स में प्रोजेक्ट रीबर्थ के रेफरेंस मिले। ये मार्कस का बैकअप प्लान था, नेहा ने कहा। अगर वो फेल हो जाता तो अनंत काल तक बढ़ती। ज्यूरिक पहुंचते ही वो लोग एक छोटे से होटल में रुके। नेहा ने एटर्ना सॉल्यूशंस के ज्यूरिक ऑफिस का डेटा हैक किया। वहां एक अंडरग्राउंड लैब था, आल्प्स के पास एक पुराने बंकर में। ये लैब भारी सुरक्षा वाली है, नेहा ने कहा। 20 गार्ड, ड्रोन और एक एआई सुरक्षा प्रणाली, और यह क्लेन इंडस्ट्रीज से भी उन्नत है। समीर ने कहा, तो हम कैसे अंदर जाएंगे? हम तीनों अकेले क्या करेंगे? शीतल ने कहा, हम अकेले नहीं हैं, हमें एक नई टीम बनाना होगा। रोहन के पुराने नेटवर्क में अब भी लोग होंगे जो हमारी मदद कर सकते हैं। शीतल ने अपनी यादों से एक नाम याद किया, लारा, एक स्विस हैकर जो रोहन के साथ काम करती थी। लारा मेयर, उसने कहा, वो ज्यूरिक में रहती थी। अगर वो अब भी सक्रिय है तो वो हमें अंदर ले जा सकती है। नेहा ने लारा को ट्रैक किया। वो अब एक अंडरग्राउंड हैकर ग्रुप शैडो नेट की लीडर थी। शीतल ने उससे संपर्क किया, एक एन्क्रिप्टेड संदेश भेजा। लारा, मैं शीतल हूँ, रोहन शर्मा की तरफ से, हमें तेरी मदद चाहिए। कुछ घंटों बाद लारा का जवाब आया, रोहन, वो तो मर गया था, तुम कौन हो? मिलना चाहती हो तो रात के 10 बजे पुराने शहर के पास एक बार में। रात के 10 बजे शीतल, आर्यन, नेहा और समीर उस बार में पहुंचेंगे। लारा वहां बैठी थी, छोटी ऊंचाई, तेज आंखें और हाथों में एक छोटा सा उपकरण। तुम शीतल हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में शक था। शीतल ने उसे सब बताया, रोहन की मौत, प्रोजेक्ट रीबर्थ, मार्कस और अब इटर्ना सॉल्यूशंस। लारा ने चुपचाप सुनते हुए कहा, एटर्ना सॉल्यूशंस का नाम मैंने सुना है, वो यहाँ आल्प्स में एक लैब चलते हैं, लेकिन वहां तक जाना आसान नहीं, सुरक्षा अभेद्य है। शीतल ने कहा, हमें बस एक मौका चाहिए, तू हमें अंदर ले जा सकती है। लारा ने एक पल सोचा और बोला, रोहन मेरा दोस्त था, अगर तुम उसकी रूह हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये सुसाइड मिशन हो सकता है। उसने शैडो नेट के 5 सदस्यों को बुलाया, सब हैकर्स और फाइटर्स का मिश्रण। ये मेरी टीम है, लारा ने कहा। हम तुम्हें लैब तक ले जाएंगे, लेकिन अंदर का काम तुम्हारा होगा। शीतल ने हाँ में सर हिलाया। अब उनका टीम बड़ा हो गया था। सुबह के 4 बजे वो लोग एल्प्स के पास पहुंचे। लैब एक पुराना द्वितीय विश्व युद्ध के बंकर में था, बाहर से छुपा हुआ।
लारा ने अपने ड्रोन से सुरक्षा जांच की। 20 गार्ड, 10 ड्रोन और एक या जो हर मूवमेंट ट्रैक करता था। हमें एआई को पहले क्रैश करना होगा, लारा ने कहा। नेहा और लारा ने मिलकर एआई पर अटैक किया। रोहन का आरोह कोड अब भी काम कर रहा था। 30 मिनट बाद एआई डाउन हो गया और ड्रोन जमीन पर गिर गए। अब जल्दी, लारा ने कहा, और वो लोग बंकर के पीछे प्रवेश द्वार से अंदर घुसे। अंदर का माहौल भयानक था। बड़े बड़े मशीनें, एक नया पॉड और एक स्क्रीन पर डेटा चल रहा था। चरण 3, वैश्विक सक्रियण। शीतल ने स्क्रीन देखा। ये प्रोजेक्ट रीबर्थ का अंतिम चरण था, जिसमें न सिर्फ रूह ट्रांसफर होती थी, बल्कि पूरी आबादी को नियंत्रण करने का सिस्टम था। ये क्या है? आर्यन ने पूछा। लारा ने कहा, ये मार्कस का असली प्लान था। दुनिया पर कब्जा अनंत काल तक यह चल रही है। तभी एक आवाज गूंजी, तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचोगे? एक आदमी वहाँ खड़ा था, लंबा सफेद बाल और आंखों में एक ठंडी चमक। मैं हंस रेनहार्ड हूँ, एटर्ना सॉल्यूशंस का सीईओ, उसने कहा। मार्कस मेरा पार्टनर था, लेकिन तुमने उसे बर्बाद कर दिया। अब मैं ये पूरा करूंगा। शीतल ने उसे गुस्से से देखा और बोला, तूने मेरी जिंदगी शुरू की, अब मैं इसे खत्म करूंगी। हंस ने हंसा और बोला, तुम कुछ नहीं कर सकती, चरण 3 सक्रिय हो चुका है। नेहा ने स्क्रीन पे देखा। एक ग्लोबल सिग्नल शुरू हो गया था। ये किसी चिप के बिना भी दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, उसने चिल्लाया। शीतल ने हंस पर झपट पड़ी, लेकिन उसने एक बटन दबाया और लैब में गार्ड आए। एक बड़ा युद्ध शुरू हुआ। लारा का टीम गार्ड से लड़ा, समीर ने विस्फोटक सेट किया और शीतल हंस तक पहुंच गए। ये रुकेगा हंस, उसने कहा और उसके हाथ से कंट्रोल डिवाइस छीन लिया। हंस ने उसे धक्का दिया और बोला, तुम हार चुकी हो, सिग्नल दुनिया तक पहुंच गया। लेकिन नेहा ने सिग्नल को जाम कर दिया। शैडोनेट के हैकर्स ने ग्लोबल नेटवर्क पर हमला किया और सिग्नल क्रैश हो गया। शीतल ने हंस को जमीन पर गिराया और बोला, तेरा सपना खत्म हुआ। समीर ने बम एक्टिवेट किया। 5 मिनट में लैब उड़ने वाला था। वो लोग बाहर भागे और एक जोर का धमाका हुआ। हंस अंदर ही रह गया। शीतल ने सांस ली। क्या ये सच में खत्म था? बाहर निकलते ही लारा ने कहा, सिग्नल खत्म हो गया, फेज 3 फेल हो गया। नेहा ने चेक किया, कोई सक्रिय लैब नहीं। आर्यन ने शीतल को गले लगाया और बोला, अब सच में खत्म हुआ शीतल। लेकिन शीतल का दिल शांत नहीं था। हंस की आंखों में जो बात थी वो उससे डरती थी। क्या कोई और भी था? शीतल आल्प्स के खंडहर के पास खड़ी थी। लैब का ध्वस्त हिस्सा उसके सामने था और हंस रेनहार्ट उसके अंदर ही दब गया था। नेहा ने सिग्नल चेक किया, कोई सक्रिय लैब नहीं, कोई चरण 3 नहीं। आर्यन ने उसे गले लगाया और बोला, अब सच में खत्म हुआ शीतल। लारा ने शैडोनेट की टीम को वापस बुलाया और समीर ने मुस्कुराकर कहा, अब तो छुट्टी मिलनी चाहिए, मैं थक गया हूँ लड़ते लड़ते। शीतल ने उन्हें देखा। उसके दिल में एक सुकून था, लेकिन एक छोटा सा शक अभी भी बाकी था। क्या ये असली अंत था? वो लोग ज्यूरिक से वापस लंदन आए। रवि उन्हें एयरपोर्ट पर मिला। तुमने अनंत काल तक भी खत्म कर दिया, उसने हेयरानी से पूछा। शीतल ने हाँ में सारा हिलाया और बोला, हाँ रवि, हंस रेनहार्ड्स मर गया और फेज 3 क्रैश हो गया, लेकिन मुझे लगता है कुछ छुपा हुआ है। रवि ने कहा, मार्कस अब भी जेल में है, वो कबूल कर रहा है, शायद उसे कुछ और पता हो। शीतल ने कहा, तो हमें उससे मिलना होगा एक बार फिर। सुबह के 9 बजे वो लंदन की हाई सिक्योरिटी जेल में मार्कस से मिले। मार्कस कामजोर लग रहा था। उसके चेहरे पर थकन थी, लेकिन आंखों में वही ठंडी चमक अभी भी थी। शीतल, उसने धीरे से बोला, तुमने हंस को भी खत्म कर दिया, प्रभावशाली। शीतल ने उससे सीधा सवाल पूछा, मार्कस सच बता, क्या और कोई है? अनंत काल तक कोई और नेटवर्क है? मार्कस ने एक लंबी सांस ली और बोला, तुम्हें लगता है मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन एक हिंट देता हूँ, प्रोजेक्ट रिबर्थ मेरा आइडिया नहीं था, मैं भी किसी के लिए काम कर रहा था। शीतल का दिल रुक गया। कौन? उसने पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा था। मार्कस ने मुस्कुरा दिया और बोला, वो एक आदमी नहीं, एक संगठन है, द सिंडिकेट। उनका नाम भी नहीं जानता हो तुम, लेकिन वो दुनिया के हर कोने में है। हंस, सोनिया, मैं, हम सब उनके प्यादे थे। आर्यन ने गुस्से से कहा, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। मार्कस ने कहा, शायद नहीं, लेकिन तुमने उन्हें छेड़ दिया है शीतल। अब वो तुम्हारे पीछे आएंगे। जेल से बाहर निकलते ही शीतल ने टीम को बताया। सिंडिकेट, उसने कहा, ये एक नई लड़ाई है और बड़ा खतरा। नेहा ने कहा, अगर ये सच है तो हमें उनका नेटवर्क ढूंढना होगा, लेकिन कैसे?
समीर ने सर पकड़ लिया और बोला, मैं बोलता हूँ, हम सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करें, ये सिंडिकेट हमें खुद ढूंढ लेगा। शीतल ने उसे देखा और बोला, नहीं समीर, हम उनके पीछे जाएंगे वरना ये हमें कभी चैन से नहीं जीने देंगे। वो लोग लंदन से मुंबई वापस आए। शीतल का फ्लैट उनका बेस बना। नेहा ने सिंडिकेट के बारे में रिसर्च शुरू की। कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं, लेकिन डार्क वेब पर उनके बारे में अफवाहें हैं। ये एक गुप्त संगठन है, तकनीक, राजनीति, अपराध, सब में उनका हाथ है। नेहा ने कहा, उनका एक कोडवर्ड है, एरेबस। इसका मतलब है अंधेरा। शीतल ने सोचा, क्या ये वही अंधेरा था जो उसकी जिंदगी पर छाया था? एक हफ्ता गुजर गया, कोई हमला नहीं, कोई संदेश नहीं। शीतल ने सोचा शायद मार्कस झूठ बोल रहा था। उसने आर्यन से कहा, शायद हम अब नॉर्मल हैं, एक छोटी सी जिंदगी बिना लड़ाई के। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ शीतल, चलो एक दिन के लिए सब भूल जाते हैं, बस हम दोनों। उस दिन वो लोग मुंबई के जुहू बीच पर चले गए। समुंदर की लहरें, ठंडी हवा और एक पल का सुकून। शीतल ने आर्यन का हाथ पकड़ा और बोला, ये जिंदगी मैं जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन वो सुकून ज्यादा देर नहीं रहा। रात के 11 बजे जब वो फ्लैट वापस आए तो दरवाजा खुला हुआ था। शीतल का दिल रुक गया। अंदर सब कुछ उलट-पुलट था। नेहा और समीर वहां पहुंच गए। उन्हें भी कॉल आया था। एक नोट टेबल पर पड़ा था। अरे बस तुझे देख रहा है शीतल, तुमने हमें जगाया, अब हम तुम्हें सजा देंगे। नेहा ने नोट पढ़ा और बोला, ये सिंडिकेट है, वो यहाँ तक पहुंच गए। शीतल ने गुस्से से नोट को फाड़ दिया और बोला, अगर वो लड़ना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। आर्यन ने उसे रोकते हुए कहा, शीतल, ये मार्कस से भी बड़ा है, हमें सोचना होगा। नेहा ने कहा, मुझे डार्क वेब पर एक लीड मिला। सिंडिकेट का एक एजेंट मुंबई में है। अगर हम उसे पकड़ सके तो हमें कुछ पता चल सकता है। शीतल ने कहा, तो हम उसे ढूंढेंगे अभी। नेहा ने एजेंट का लोकेशन ट्रेस किया। वो मुंबई के कोलाबा एरिया में एक बार में था। रात के 1 बजे वो लोग वहां पहुंचे। बार छोटा था, हल्की रोशनी और लोगों से भरा हुआ। शीतल ने एक आदमी को देखा, सूट में, चश्मा पहने और अकेला बैठा। ये वही है, नेहा ने धीरे से कहा। शीतल उसके पास गई और बोली, तुम सिंडिकेट के लिए काम करते हो? आदमी ने उसे देखा और बोला, तुम शीतल हो, मुझे पता था तुम आओगी। मेरा नाम विक्रांत है और हाँ, मैं सिंडिकेट का एजेंट हूँ। शीतल ने उसका कॉलर पकड़ा और बोला, तुमने मेरा घर बर्बाद किया। अब बोलो, सिंडिकेट क्या चाहता है? विक्रांत ने मुस्कुराकर कहा, हमें तुम चाहिए शीतल। तुम प्रोजेक्ट पुनर्जन्म का प्रमाण हो, एक सफल प्रयोग। तुम्हें अपने नियंत्रण में लेना उनका प्लान है। आर्यन ने गन निकाली, लेकिन विक्रांत ने कहा, रुको, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं एक डील ऑफर कर रहा हूँ। तुम सिंडिकेट के साथ आओ और तुम्हारे दोस्त जिंदा रहेंगे। शीतल ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं बनूंगी। विक्रांत ने कहा, तो तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, कल रात तक फैसला करो वरना मुंबई में तुम्हारा कोई दोस्त जिंदा नहीं बचेगा। वो उठा और बार से निकल गया। शीतल ने उसके पीछे जेन की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उससे रोका। हमें प्लान बनाना होगा शीतल, ये सीधा अटैक नहीं कर सकते। वो लोग फ्लैट वापस आए। शीतल का दिमाग तेजी से चलने लगा। 24 घंटे, उसने सोचा। नेहा ने कहा, हमें सिंडिकेट के मुंबई नेटवर्क को एक्सपोज करना होगा, विक्रांत अकेला नहीं है। समीर ने कहा, मैं अपने संपर्कों से पुलिस तक ये बात पूछ सकता हूँ। शीतल ने कहा, नहीं, पुलिस उन्हें रोक नहीं सकती, हमें खुद लड़ना होगा, लेकिन इस बार अलग तारीख से। उस रात शीतल ने एक प्लान बनाया। वो विक्रांत से मिलेगी, लेकिन अपनी शर्तों पर। उसने नेहा से कहा, विक्रांत का फोन ट्रेस करो, हमें उसका आधार चाहिए। नेहा ने रात भर काम किया और सुबह के 5 बजे उसने लोकेशन मिला, एक पुराना गोदाम कोलाबा के पास। शीतल ने कहा, हम वहां जाएंगे और सिंडिकेट को एक संदेश देंगे कि मैं उनकी कठपुतली नहीं हूँ। सुबह के 7 बजे वो लोग गोदाम के पास पहुंचे। वहां सुरक्षा थी, लेकिन नेहा ने ड्रोन को हैक कर दिया। शीतल ने विक्रांत को कॉल किया, मैं आई हूँ डील के लिए। विक्रांत ने कहा, अंदर आओ, अकेली। शीतल ने आर्यन को देखा और बोला, तुम लोग बाहर रहो, मैं इसे खत्म करूंगी। वो अंदर गई। विक्रांत वहां खड़ा था, उसके साथ 10 गार्ड। तुमने सही फैसला किया, विक्रांत ने कहा। शीतल ने मुस्कुरा दिया और बोला, नहीं, तुमने गलत समझा। उसने अपने जैकेट से एक छोटा सा बम निकला, समीर ने बनाया था।
ये गोदाम 5 मिनट में उड़ जाएगा तुम्हारे साथ, उसने कहा। विक्रांत का चेहरा सुरक्षित पड़ गया और गार्ड्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शीतल ने बम एक्टिवेट किया और भागने लगी। आर्यन, नेहा और समीर ने बाहर से गार्ड्स पर अटैक किया और शीतल वापस उनके पास पहुंच गई। 5 मिनट बाद गोदाम उड़ गया। विक्रांत अंदर ही था। शीतल ने सांस ली और बोली, ये सिंडिकेट के लिए एक चेतावनी है। मैं उनकी नहीं, वो मेरी सुनेंगे। लेकिन उसका दिल कह रहा था, ये सिर्फ शुरुआत थी। शीतल गोदाम के ध्वस्त हिस्से के पास खड़ी थी। विक्रांत और उसके गार्ड उसके अंदर ही दब गए थे। बम का धमाका अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था और आर्यन, नेहा और समीर उसके साथ खड़े थे। शीतल ने सांस ली और बोली, ये सिंडिकेट के लिए एक चेतावनी है। मैं उनकी नहीं, वो मेरी सुनेंगे। लेकिन उसका दिल कह रहा था, ये सिर्फ शुरुआत थी। नेहा ने अपना लैपटॉप पे चेक किया। कोई नया सिग्नल नहीं, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। शीतल, तूने उन्हें छेड़ दिया है, अब वो जवाब देंगे, उसने कहा। आर्यन ने उसे देखा और बोला, हमें तैयार रहना होगा, अब वो सीधा अटैक करेंगे। सुबह के 8 बज रहे थे जब वो लोग फ्लैट वापस आए। मुंबई की सड़कों पर अब रोजमर्रा की भीड़ शुरू हो गई थी, लेकिन शीतल के लिए ये एक अलग जंग थी। फ्लैट के अंदर सब कुछ उलट-पुलट था। सिंडिकेट का पहला हमला अभी भी उनके दिमाग में ताजा था। शीतल ने कहा, हमें अपना बेस बदलना होगा, ये जगह सुरक्षित नहीं है। समीर ने कहा, मेरे पास एक दोस्त का फार्म हाउस है लोनावला में, वहाँ छुप सकते हैं। नेहा ने हाँ में सारा हिलाया और बोला, वहां से मैं सिंडिकेट के नेटवर्क पर काम कर सकती हूँ। हमें उनका अगला कदम पता लगाना होगा। दोपहर के 12 बजे वो लोनावाला के लिए निकल गए। कार में खामोशी थी। सिर्फ समीर की हल्की सी बातें सुनाई दे रही थी। शीतल खिड़की से बाहर देखती रही। उसके दिमाग में एक सवाल था, सिंडिकेट कितना बड़ा था? मार्कस, सोनिया, हंस, सब उनके प्यादे थे, तो असली ताकत किसके हाथ में थी? लोनावाला पहुंचते ही वो लोग फार्म हाउस में बसे हुए। एक पुराना सा घर, चारों तरफ जंगल और एक छोटा सा तालाब। यहाँ हम सुरक्षित होंगे, समीर ने कहा, लेकिन शीतल का दिल मान नहीं रहा था। नेहा ने अपना लैपटॉप सेटअप किया और सिंडिकेट के डार्क वेब प्रेजेंस को ट्रैक करना शुरू किया। एरेबस कोडवर्ड हर जगह है, उसने कहा, लेकिन उनका एक पैटर्न है। वो हर अटैक के बाद एक मैसेज छोड़ते हैं। विक्रांत का वेयरहाउस उड़ान उनके लिए पर्सनल हो गया। अब वो तुम्हें टारगेट करेंगे, शीतल। शीतल ने कहा, तो हम उनके पहले अटैक करेंगे। हमें उनका एक बड़ा खिलाड़ी पकड़ना होगा। आर्यन ने पूछा, लेकिन कैसे? हमारे पास संसाधन कम है। शीतल ने सोचा, रोहन के नेटवर्क में अब भी लोग जो मदद कर सकते हैं। उसने नेहा से कहा, लारा को कॉल करो, शैडो नेट हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उन्हें यहाँ बुलाओ। नेहा ने लारा से संपर्क किया और लारा ने कहा, मैं ज्यूरिख से निकल रही हूँ, मेरे 5 लोग साथ होंगे, कल सुबह तक लोनावला पहुंच जाऊंगी। शीतल ने सुकून की सांस ली। अब उनकी टीम खराब हो रही थी। रात के 10 बजे फार्म हाउस में एक अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ जंगल की आवाजें सुनाई दे रही थी। शीतल बालकनी में बैठी थी। आर्यन उसके पास आया। तू थक गई है, उसने कहा। उसकी आवाज में प्यार था। शीतल ने उसे देखा और बोला, थकान से ज्यादा डर है आर्यन, सिंडिकेट मार्कस से भी बड़ा है, मैं अपना दोस्त खोना नहीं चाहती। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, हम सब साथ हैं, तू अकेली नहीं है, ये लड़ाई हम जीतेंगे। लेकिन हमें रात सुकून नहीं मिला। रात के 2 बजे एक जोर का धमाका हुआ। फार्म हाउस के पास एक बम फटा। शीतल, आर्यन, नेहा और समीर जल्दी से उठ गए। बाहर देखा तो 10 आदमी घेरा बनाए खड़े थे, उनके हाथों में बंदूकें। सिंडिकेट! नेहा ने चिल्लाया। शीतल ने अपनी गुन उठाई और बोला, हमें लड़ना होगा अभी। समीर ने अपने विस्फोटक तैयार किए और आर्यन ने शीतल के साथ पोजीशन ली। नेहा ने अपने लैपटॉप से ड्रोन हैक करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल जाम हो गया था। एक आदमी आगे आया, सूट में, चेहरा छुपा हुआ। शीतल शर्मा, उसने कहा, तुमने विक्रांत को मारा, अब सिंडिकेट तुझे सजा देगा। शीतल ने गुस्से से कहा, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। उसने आग लगाई और जंग शुरू हो गई। समीर ने एक बम फेंका, 2 आदमी उड़ गए। आर्यन ने शीतल को कवर दिया, लेकिन एक गोली उसके कंधे को छू गई। वो दर्द से चिल्लाया। शीतल ने उसे संभाला और बोला, तू ठीक रहेगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। लड़ी 20 मिनट तक चली।
सिंडिकेट के 10 आदमियों में से 7 मर गए, बाकी भाग गए। शीतल ने आर्यन के कंधे को पट्टी बांधी, गोली सतह पर लगी थी लेकिन खून बहुत निकल रहा था। नेहा ने कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, ये सुरक्षित नहीं है। समीर ने कहा, लेकिन लारा कल आ रही है, हमें रुकना होगा। शीतल ने फैसला किया, हम यहाँ रुकेंगे लेकिन तैयारी के साथ। सिंडिकेट का जवाब आया, अब हमारा भी जवाब जाना चाहिए। सुबह के 6 बजे लारा शैडो नेट के 5 सदस्यों के साथ पहुंची। उनको देखकर शीतल को थोड़ी हिम्मत मिली। लारा ने कहा, मैंने सुना सिंडिकेट ने हमला किया, तुम लोग जिंदा कैसे हो? शीतल ने कहा, क्योंकि हम हार नहीं मानते, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। सिंडिकेट का एक बड़ा प्लेयर मुंबई में है, हमने उसे पकड़ना होगा। लारा ने हाँ में सारा हिलाया और बोला, शैडो नेट तुम्हारे साथ है, लेकिन हमें उनका बेस ढूंढना होगा। नेहा ने सिंडिकेट के मुंबई नेटवर्क पर काम किया। एक लीड मिला। कोलाबा के एक पुराने होटल में उनका एक सीक्रेट ऑफिस था। यहाँ से वो ऑपरेशन चल रहे हैं, नेहा ने कहा। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स टू वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।